आज हम रसारोहण को डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे इससे पहले हमने जल अवशोषण को डिस्कस किया था और जल अवशोषण में बताया था कि मैंने मृदा में जो आपके पास में सॉइल वाटर है, ये सॉइल वाटर कहाँ आता है? रूट के जाइलम में। आपने कहा है ये प्रोसेज प्लांट में जल अवशोषण कहलाएगा। इसका मतलब मृदा जल का जड़ के जाइलम तक पहुंचना क्या आपके पास में जल अवशोषण है। अब यहाँ पे क्या होगा कि रूट के जाइलम से पौधे के वायवीय भागों में पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा? वायवीय भागों में। तो ये वायवीय भागों में पहुंचता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास में? रसारोहण। क्या कहलाएगा? रसारोहण। तो दो चीजें हैं। मैंने कहा अगर बाय द वे जड़ के जाइलम तक आता है तो ये जल अवशोषण है, परंतु जल कहाँ पहुंच रहा है? अगर जड़ के जाइलम से जल वायवीय भागों तक पहुंचता है तो रसारोहण कहते हैं। अब रसारोहण में क्या हुआ? एक अपवर्ड प्रोसेस हुआ। क्या है? अपवर्ड आपके पास में जल का ट्रांसपोर्टेशन है, जबकि ये क्या है? लेटरल है। क्या है? लेटरल जल का ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये आपके पास में देखो लेटरल अरीय जल परिवहन होता है तो आप जल अवशोषण मानेंगे। मैंने कहा अगर यहाँ पे वायवीय भागों तक जाता है, कहाँ से? जड़ के जाइलम से, तो आप अपवर्ड वाटर फ्लो मानेंगे। तो ये दो प्रोसेस है। इससे पहले मैंने वीडियो में ये जल अवशोषण वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आज डिस्कस करेंगे रसारोहण को। अब रसारोहण आपके पास में डेफिनेशन क्लियर है। अब रसारोहण की जो क्रिया हो रही है कि ये पौधे के कौन से भाग से होती है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये होती है पौधे के जाइलम में। जल का जो परिवहन होता है वो किससे होता है? पौधे के जाइलम से होता है। अब जाइलम में कंडीशंस देखो, आपके पास में जाइलम के कंपोनेंट होते हैं। मैं 4 कंपोनेंट बताऊंगा आपको जाइलम के। एक तो आपके पास में जाइलम मृदु तक। क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा। और सेकेंड आती है आपके पास में जाइलम फाइबर, जाइलम रेशे। फिर उसके बाद में आती है वाहिका और साथ में वाहिनिका। क्या आती है? वाहिनिका। तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जाइलम मृदुतक है, जाइलम फाइबर है, जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका। अब यहाँ पे जो मैंने कहा ये जीवित घटक कौन सा है? जीवित घटक है आपके पास में जाइलम मृदुतक, जबकि ये तीनों जो घटक कंपोनेंट है ये क्या है? मृत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? निर्जीव संरचनाएं। अब यहाँ पे जाइलम के द्वारा परिवहन होता है, परंतु अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन कौन से कंपोनेंट के द्वारा होता है। इसके लिए प्रयोग किए गए हैं आपके पास में। तो सबसे पहले वलयकरण का जो प्रयोग आता है ये आपके पास में स्टीफन, ये किसने किया? स्टीफन हेल्स। और इसका साथ दिया मेल पिगी ने। किसने दिया? मेल पिगी। तो ये स्टीफन हेल्स और मेल पिगी ने सहयोग किया, दोनों ने मिलकर वलयकरण का प्रयोग किया। और वलयकरण का प्रयोग देखो, इस डायग्राम को देखना। इन्होंने क्या किया? एक पौधा लिया और पौधे को आपके पास में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का एक वलय निकाल ली। इसकी क्या निकाल ली? वलय। जैसे डायग्राम है, मैंने कहा इसके टोटली फ्लोएम भाग को रिमूव कर दिया। किस भाग को? फ्लोएम को रिमूव कर दिया। तो यहां पे कहेंगे फ्लोएम को हटाया इन्होंने। क्या किया? फ्लोएम को हटाया। अब उसके बाद में इस पौधे में जल या रसारोहण के प्रोसेस को देखा तो वो संपन्न हो रही थी। फिर भी इसमें क्या हो रहा है? फ्लोएम को हटाने के बाद में भी क्या हो रहा है? रसारोहण हो रहा है। क्या हो रहा है? रसारोहण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर बाय द इस फ्लोएम या अन्य कंपोनेंट के द्वारा आप ये कहेंगे कि जल का परिवहन होता, रसारोहण होता, तो यहाँ पे संपन्न नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने ओनली किसको छोड़ा है? जाइलम। ये जो केंद्र में सेंट्रल पार्ट में होता है पौधे में, वो क्या होता है? जाइलम। तो जाइलम को आपने छोड़कर बाकी सभी कंपोनेंट को हटा दिया है, फिर भी रसारोहण की क्रिया हो रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जाइलम होता है वही रसारोहण में भाग लेता है। फिर उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया प्रयोग, रंजकों का प्रयोग। और यहाँ पे रंजकों के प्रयोग में क्या किया है? यूसिन के घोल को लिया। किसके घोल को लिया? यूसिन के घोल को लिया। ये यूसिन एक प्रकार की क्या है? रंजक है। क्या है? डाई आपके पास में। जो यहाँ पे कहेंगे जो मृत ऊतक होते हैं उनको रंगने का काम करती है यूसिन। अब बात करते हैं यूसिन की। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? एक गमले का पौधा लिया। तो यहाँ पे गमले का पौधा लिया
अब इस गमले के पौधों को इयोसिन के घोल में रखा। किस में रखा है? इयोसिन के घोल में रखा। यहां पे कह सकते हैं इसको रख दिया इयोसिन के घोल में। और जब इसको घोल में रखा तो इन्होंने देखा कि ये इयोसिन रंजक होता है, ये रंजक पौधे के वायवीय भागों में भी पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पौधे के वायवीय भागों में पहुंच गया। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं आपके पास में कोई भी चीज रंजक है तो जड़ों के माध्यम से कहां पे पहुंच रहे हैं? पौधे के वायवीय भागों में। फिर उसके बाद में यहां पर इस प्लांट का टीएस लिया। क्या लिया? प्लांट का टीएस लिया। और टीएस लेकर देखा कि केवल इसकी जाइलम वाहिकाएं और साथ में जाइलम वाहिनिका, ये दोनों क्या है? इस घोल से रंगी हुई थी। तो यहां पर इन्होंने सिद्ध किया कि कहीं न कहीं कि जो जाइलम और वाहिका और वाहिनिकाएं, ये दोनों मिलकर ही जल का परिवहन करती है या रसारोहण की क्रिया में योगदान देती है। तो अभी आपको इतना सा याद है, प्रयोग आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आप याद रख सकते हो। हल्का एक वलयकरण का प्रयोग आता है जो स्टीफन हेल्स और मेलपिगी ने दिया था। उसके बाद में आपके पास में रंजकों का प्रयोग में आपको इयोसिन का घोल लेना है। इयोसिन के घोल में जब आप पौधे को रखेंगे तो उसकी सिराओं तक ये इयोसिन का घोल पहुंच जाता है। जब इस पौधे का टीएस काटा जाता है स्टेम का, तो स्टेम के टीएस में आप ये देखते हैं कि इसकी जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिकाएं इस रंजक से अभिरंजित थी। इसका अर्थ है कि जाइलम वाहिनिका और वाहिका के द्वारा ही जल का क्या हो रहा है? और ये रूप से अपवार्ड प्रकार से आपके पास में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या रसारोहण की क्रिया हो रही है। अब रसारोहण की क्रिया को आपका रिलेशन समझ में आ गया कि जाइलम से, परंतु अब इसके बाद में क्या होता है कि रसारोहण को समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो हम एक एक सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया है ताकि टाइम कम लगे, अपने वीडियो शॉर्ट हो जाए थोड़ा बहुत। देखो, रसारोहण को समझाने के लिए 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहले है जैव बल के सिद्धांत है, मूलदाब सिद्धांत है और भौतिक बलों के सिद्धांत है। अब यहां पे जैव बल या जैव शक्तिवाद, आपसे पूछा जाए जैव बलों वाले सिद्धांत का अर्थ यह है कि ये कहते हैं कि रसारोहण की प्रक्रिया जो होती है वह जीवित भागों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जीवित भाग। इसका मतलब रसारोहण के लिए आवश्यक जो बल उत्पन्न हुए हैं वो कहां से हुए हैं? जीवित भागों से हुआ है। निर्जीव भागों का कोई योगदान नहीं है। स्टार्टिंग में ये माना था। अब यहां पर इसका सपोर्ट करता है पहला साइंटिस्ट आता है वेस्टमायर। वेस्टमायर ने यह कहा कि आपके पास में रसारोहण की जो प्रोसेस होगी ये जाइलम पेरेनकाइमा, किससे? पेरेनकाइमा और साथ में मज्जा किरणों, किसका नाम आता है? मज्जा किरणों का। ये दोनों मिलकर जल का परिवहन करते हैं। वेस्टमायर ने क्या कहा कि जाइलम पेरेनकाइमा और मज्जा किरण दोनों के आए आपके पास में मृदुतक है। और मृदुतक क्या होता है? जीवित होता है। ये दोनों क्या मिलकर क्या करते हैं? रसारोहण की क्रिया करते हैं। और ये कहते हैं कि जो वाहिका और वाहिनिका है, क्या है? वाहिका एवं वाहिनिका दोनों निर्जीव संरचना है। ये केवल एक जलाशय का कार्य करती है। क्या करती है? जलाशय। इसका मतलब जल का परिवहन कौन कर रहा है? जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम मज्जा किरण कर रही है। परंतु जो जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका है ये केवल एक जलाशय का कार्य करती है। ये बताया वेस्टमायर ने। परंतु बाद में क्या हुआ कि ये सिद्धांत भी क्या था? गलत। ठीक। उसके बाद में आता है नेक्स्ट थ्योरी आती है रिले पंप थ्योरी। क्या आती है? रिले पंप थ्योरी। और रिले पंप थ्योरी की बात करूं मैं तो रिले पंप थ्योरी जो दी है गोडलेवस्की ने दी है। ये गोडलेवस्की ने बताई। रिले पंप थ्योरी किसने दी? गोडलेवस्की ने। ठीक। अब ये क्या कहते हैं गोडलेवस्की? इन्होंने कहा कि जो रसारोहण का प्रोसेस होगा इनके अनुसार ये किसके द्वारा होता है कि आपके पास में कहेंगे मज्जा किरणें। क्या है? मज्जा किरणों और एवं ये जाइलम वापिस पेरेनकाइमा। क्या है? पेरेनकाइमा। तो यहां पे मज्जा किरणों और जाइलम पेरेनकाइमा की जो सेल है इनमें लगातार ओपी में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ओपी में परिवर्तन होता है। तो यहां पे
जो प्राशण दाब में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जैसे ही प्राशण दाब में परिवर्तन होगा, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में स्टेम की जो सेल्स है वहां पर किसी कोशिका में ओपी कम हुआ, बाय द वे ओपी जैसे ही कम होता है तो वहां पर कहेंगे उसका जल क्या होगा, आपके पास में बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद में वो जल को ग्रहण करेगी ऊपर वाली सेल, फिर ऊपर वाली सेल में वापस ओपी कम होता है, फिर उसके बाद में ऊपर। ये इस प्रकार यहाँ पे कहेंगे वायुमंडलीय दाब के प्रभाव में रसारोहण की प्रोसेस होती है। ये सिद्धांत भी बाद में क्या कहा, गलत है। तो दो सिद्धांतों के वेस्टमायर ने क्या कहा, पेरेनिकाइमा, जाइलम पेरेनिकाइमा और मज्जा किरणों दोनों के द्वारा जल का परिवहन होगा। इसी चीज को आगे किसने बनाया, गोल्डलेवस्की ने। गोल्डलेवस्की ने क्या कहा कि इन दोनों में क्या होता है, ओपी में चेंजेस होता है, प्राशण दाब में परिवर्तन हुआ, प्राशण दाब में परिवर्तन। इसका मतलब वेस्टमायर जो कह रहे हैं उसी बात को इसने आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में इंपोर्टेंट सिद्धांत आता है स्पंदनवाद, पल्सेशन थ्योरी है। तो ये पल्सेशन थ्योरी दी है, भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं, वो हैं जेसी बोस। कौन है, जेसी बोस। तो यहां पे जगदीश चंद्र बोस ने ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये क्योंकि जीव शक्तिवाद जो है उसके प्रबल समर्थक थे। अब इन्होंने बताया, तो एक और चीज ध्यान रखना, इन्होंने प्रायोगिक पादप, इनका प्रायोगिक जो पादप था वो कौन है, डेस्मोडियम गायरेंस। क्या है, डेस्मोडियम गायरेंस है। तो ये डेस्मोडियम गायरेंस इनका प्रायोगिक पादप है। इसे इंडियन टेलीग्राफ पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन टेलीग्राफ पादप। तो ये इंडियन टेलीग्राफ पादप कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए इंडियन टेलीग्राफ पादप कौन सा है, तो आप डेस्मोडियम गायरेंस। जेसी बोस ने इसी पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि आपके पास में कोर्टेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की सेल में भी कौन सी, आंतरिक लेयर, कौन सी परत की बात करते हैं, आंतरिक परत की बात करेंगे। आंतरिक लेयर, आंतरिक परत का मतलब यह है कि जो किसके पास में, एंडोडर्मिस के पास में है। किसके है, एंडोडर्मिस के पास। यह है एंडोडर्मिस के पास में। आंतरिक लेयर किसके पास होगी, कोर्टेक्स की, एंडोडर्मिस के पास। ये कहते हैं कि इस एंडोडर्मिस के पास वाली आंतरिक जो परत है किसकी, कोर्टेक्स। किसका मतलब सीधा संबंध किससे है, कोर्टेक्स। इस कोर्टेक्स की परत में लगातार स्पंदन होते हैं। क्या होते हैं, स्पंदन, जैसे हार्ट में होते हैं। ये क्या कहते हैं, जैसे हृदय में स्पंदन होते हैं, लगातार प्रसारण होता है, संकुचन होता है, संकुचन हो रहे हैं, अनुशीतलन हो रहे हैं। ये सेम कंडीशन कहां पाए जाते हैं, कोर्टेक्स की आंतरिक परत में। जब ये संकुचन होते हैं या प्रसारण होता है तो यहां पे जब ये सेल, कोर्टेक्स के सेल में क्या हुआ, प्रसार हुआ। प्रसार जैसे होता है तो बाहरी कोशिकाओं से या निचली कोशिकाओं से, किससे बात करते हैं, निचली सेल से। जल किस कोशिका में प्रसारित होने वाली कोशिका में प्रवेश कर गया। तो मैं कहूंगा कि कोर्टेक्स सेल की कोई भी बाय द वे आंतरिक परत की सेल है उसमें प्रसार हुआ, और प्रसार हुआ तो उसके पास वाली जो बाहरी सेल है या उसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं उनका जल किसमें प्रसारित होने वाली कोशिका में आ गया। अब जैसे प्रसारित होने वाली कोशिका में संकुचन होता है, अब क्या होगा, इसमें संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होता है इस जल को ऊपर की ओर भेज दिया जाता है। जल को कहां भेजेंगे, ऊपर की ओर भेज देते हैं। तो ये आपके पास में स्पंदनवाद है। और इनका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, इलेक्ट्रिक प्रोब का निर्माण किया, विद्युत सुई। क्या मानेंगे, विद्युत सुई का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, जेसी बोस ने किया था। इन्होंने गमले में किसी पौधे की जब विद्युत सुई को पहुंचाया तो वहां पर इन्होंने गैल्वेनोमीटर पे कुछ विक्षेप देखा और उसी आधार पे इन्होंने ये पल्सेशन थ्योरी दी। विक्षेप जब आता है जब उसमें किसी में स्पंदन होता है। तो ये आपके पास में किसने बताया, जेसी बोस ने। अब उसके बाद में जो सिद्धांत आते हैं वो आते हैं भौतिक बलों के सिद्धांत। भौतिक बलों के सिद्धांत ये कहते हैं कि रसारोहण की जो प्रोसेस होती है, देखो यहां से देखना, रसारोहण की जो प्रोसेस होती है ये, इससे पहले मूलदाब को डिस्कस कर लेते हैं। चलो मूलदाब की बात करते हैं
तो मूल दाब सिद्धांत को डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे। मूल दाब सिद्धांत, पहले उससे पहले क्या कर लेते हैं, मूल दाब सिद्धांत। अब आपके पास सेकंड टाइप का जो सिद्धांत आता है वो मूल दाब सिद्धांत आता है। मैंने कहा इसको भी सामान्यतः भौतिक बिलों में मानते हैं। मैंने कहा कि मूल दाब सिद्धांत किसने दिया, प्रिस्टले ने। किसने दिया, ये प्रिस्टले ने दिया ना। जबकि मूल दाब शब्द किसने दिया था, स्टीफन हेल्स ने। तो ये सिद्धांत किसने दिया, प्रिस्टले ने। अब ये क्या कहते हैं कि ये सॉइल वाटर था। क्या है, सॉइल वाटर। जैसे आता है रूट में, किसमें आता है, रूट में। इंटर किसमें हुआ, ये इंटर होता है रूट में। रूट में जैसे इंटर होता है तो यहां पर इसकी सेल्स में प्रसार होगा, या कह सकते हैं सेल स्पीत हो जाएगी। तो यहां पे कहेंगे ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, स्पीत हो जाती है। जैसे स्पीत होती है तो ये सॉल्यूशन किसमें आ जाता है, जाइलम की वाहिका और वाहिनिका में आ जाता है। किसमें आ गया, जाइलम वाहिका और वाहिनिका में आ गया। और यहां पर एक पॉजिटिव दाब उत्पन्न होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब सोइल वाटर के जो ग्रहण किया है, या सोइल जो विलेन ग्रहण किया है, जैसे ही जाइलम वाहिका वाहिनिकाओं में एंटर होता है, एक धनात्मक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, धनात्मक दाब उत्पन्न होगा, या धनात्मक दाब जनरेट होता है। किसमें हुआ, वाहिका और वाहिनिकाओं में। और ये कहलाता है मूल दाब, रूट प्रेशर कहलाएगा। तो ये रूट प्रेशर है, मूल दाब कहलाता है। तो आप मूल दाब की परिभाषा बताना चाहो तो ये कहेंगे यह एक जाइलम वाहिका और वाहिनिकाओं में उत्पन्न होने वाला एक धनात्मक दाब है, जो कहलाता है मूल दाब। परंतु मूल दाब का मान बहुत कम होता है, लगभग 2 ATM होता है। और इससे लगभग आप ये कह सकते हैं 20 फीट वाले पौधे पर ही जल का परिवहन हो सकता है। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। ज्यादा जो लंबे पौधे हैं उनमें जल का परिवहन कौन नहीं कर सकता है, मूल दाब सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकता है। फिर इसका एक फॉल्ट और आया, ये आया कि काष्ठी जो पौधे होते हैं उनमें मूल दाब क्या होता है, एब्सेंट होता है। काष्ठीय पौधों में मूल दाब क्या है, एब्सेंट होता है। तो पहली बात तो ज्यादा जल का परिवहन इससे द्वारा नहीं हो सकता है। और काष्ठीय पौधों में मूल दाब भी क्या है, होता है एब्सेंट। इसका अर्थ ये सिद्धांत पूर्णतया रसारोहण को समझाने में क्या हो गया, असफल। फिर भी इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मूल दाब का मापन किससे किया जाता है, मैनोमीटर से। तो ये मैनोमीटर से मूल दाब का मापन करेंगे। तो मूल दाब सिद्धांत को डिस्कस किया, देखो प्रिस्टले ने बताया। मैंने कहा कि ये क्या है, पॉजिटिव दाब है। पॉजिटिव दाब कहाँ उत्पन्न हुआ, जाइलम वाहिका और वाहिनिकाओं में उत्पन्न हुआ था। और यहाँ पे कहेंगे कि ये जो दाब उत्पन्न हुआ तो इसकी वजह से रसारोहण होता है, परंतु बाद में फॉल्ट क्या है, इस दाब का मान कम होता है, इसके द्वारा ज्यादा ऊंचाई तक जल को नहीं पहुंचाया जा सकता है। और फिर देखा गया काष्ठीय पौधों में तो मूल दाब भी एब्सेंट होता है। और मैं कहूंगा कि वाष्पोत्सर्जन के समय मूल दाब कम होता है। वाष्पोत्सर्जन के समय क्या है, मूल दाब कम होता है। और उस आपको पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन के टाइम पे रसारोहण की प्रोसेस क्या होती है, ज्यादा। जब रसारोहण ज्यादा हो रहा है उस टाइम पे मूल दाब कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिद्धांत भी क्या है, रॉन्ग। तो अभी तक जितने भी सिद्धांत आए हैं सब क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखो भौतिक बलों के सिद्धांत को देखते हैं। तो भौतिक बलों के सिद्धांत को देखूं मैं, तो यहाँ पे आपके पास में भौतिक बलों के सिद्धांत में जो सबसे ऊपर आता है नाम, वह आता है अंतःचूषणवाद का। तो इस पेज में समझा देता हूं मैं, चलो इसको।